हेलो एवरीवन, दिस इज टोली पांडे। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम। जब मैं आपको लर्निंग वाला टॉपिक पढ़ा रही थी, लर्निंग थ्योरीज और लर्निंग ये सारी चीज़ें पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग समझाया भी था, पढ़ाया भी था। इसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो पहली पहली थ्योरी दी गई थी डेविड कोल्ब के द्वारा, मतलब जो उन्होंने लर्निंग साइकिल दी थी, लर्निंग स्टाइल्स दी थी, तो वो सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। पर फिर भी ये अलग से टॉपिक है, इस वजह से इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इस थ्योरी में जो कोल्ब की लर्निंग साइकिल है, इसको हम ऊपर से रफली 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 पढ़ लेंगे, रिवीजन एक तरीके से कर लेंगे। बाकी जो आपकी लास्ट क्लास थी, या फिर जहां पर मैंने कोल्ब साइकिल वाली और कोल्ब स्टाइल वाली आपको करवाई थी क्लास, वो वाली क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा, जिनको पढ़ना होगा वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम होता क्या है? हमको लाइन से ही समझ में आ रहा है कि किसी तरीके की लर्निंग एक प्रक्रिया के बारे में है, कि जो अधिगम कराया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, या फिर जो सीखना होता है जो सीखना होता है, उसी सीखने की प्रक्रिया को इसमें बताया गया है। तो सीखने का तरीका बहुत तरीके से होता है, व्यवहारवाद तरीके से होता है, रचनावादी तरीके से होता है, इसके अलावा आपका था संज्ञानवाद के तरीके से होता है, कॉग्निटिविज्म के तरीके से होता है। यहाँ पे सीखने की बात की गई है कि किस तरीके से अनुभव के आधार पर सीखा जा सकता है, किस तरीके से अनुभव या फिर एक्सपीरियंसेस बेस्ड लर्निंग की जा सकती है। तो वही चीज आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग या फिर अनुभवात्मक अधिगम में बताया गया है। ये अधिगम की एक ऐसी प्रक्रिया है, सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें कि बच्चे एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं, अपने अनुभव के थ्रू सीखते हैं, और दूसरी चीज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करके सीखते हैं, या फिर चिंतन के द्वारा सीखते हैं। पहले एक्टिविटीज करके, एक्टिविटीज के थ्रू, या फिर मूर्त चीजों के थ्रू, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस के थ्रू एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, अनुभव गेन करते हैं। फिर उन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस के थ्रू, मूर्त अनुभवों के द्वारा जो भी चीजें उन्होंने सीखी हुई है, उस चीज को रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करके, चिंतन करके, उसको अपने माइंड में, मतलब देखिए, किसी भी चीज पर आप थिंकिंग तभी कर सकते हो, चिंतन तभी कर सकते हो, जब वो चीज आपको समझ में आ गई है। तो पहले लर्निंग किसके द्वारा होगा? एक्सपीरियंस के द्वारा होगा। अनुभव के द्वारा आप सीखोगे, सीखी हुई चीज को चिंतन करोगे, उस चिंतन के द्वारा कुछ थ्योरीज, कुछ एप्लीकेशंस या कुछ नई चीजें आपके माइंड में आएंगी। उन नई चीजों को, क्योंकि आपने 100% सीख लिया, इस वजह से आप उससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं या फिर उससे रिलेटेड जो सिद्धांत हैं, उसको समझ पा रहे हो। फिर उन चीजों को आप अपने डेली लाइफ में अगर यूज करना जान रहे हो, तो ये सब चीजें किसके थ्रू पॉसिबल है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग या फिर अनुभवात्मक अधिगम के थ्रू पॉसिबल। ये सारी चीजें आपकी किस में आएंगी? सबकी सबकी सब कुछ, चाहे चिंतन हो, चाहे अनुभव के द्वारा सीखना हो, चाहे एक्टिविटी बेस्ड चीजें हो, या फिर क्रिया आधारित चीजें हो, वो सबकी सब आपकी इसी में आएंगी। कंस्ट्रक्टिविस्ट चीजें, रचनावादी चीजें हैं, वो भी सबकी सब आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आ जाएंगी। कौन कौन से की फीचर्स होते हैं जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है? इनमें से कोई भी वर्ड, कोई भी चीज अगर आप कहीं पर देख रहे हो, तो समझ जाइए कि वहां पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है, या फिर इन सब टॉपिक्स का जो मेन टॉपिक है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम है। सबसे पहले अनुभवात्मक अधिगम में जो सीखना होता है, वो किस तरीके से होता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन के द्वारा होता है। मतलब कि बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज में सक्रिय रूप से भागीदारी करके और चीजों को सीखते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट, कोई भी एक्टिविटीज हो, हर एक्टिविटी में खुद इन्वॉल्व होकर के सीखते हैं, ना कि टीचर बाहर से बता रही है, दूर खड़े होकर के बता रही है ये चीजें ऐसे ऐसे होती है और वो सीख ले। जब तक कोई बच्चा उस चीज में एक्टिवली इंगेज नहीं होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है, तब तक उस चीज का उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा? तो सीखना किसके थ्रू पॉसिबल है? अनुभवात्मक अधिगम किसके द्वारा पॉसिबल है? सबसे पहले एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बच्चा एक्टिविटीज में, जो भी गतिविधियां होती हैं, गतिविधियों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और उसके द्वारा कुछ एक्सपीरियंसेस लेता है, अनुभवों के द्वारा सीखता है। दूसरा, अनुभवात्मक अधिगम में क्या होता है? बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो चिंतन के द्वारा सीखता है। जो कुछ भी उसने सीखा हुआ है, सीखी हुई चीज पर चिंतन करता है, चिंतन करके उस चीज के बारे में सोचता है, समझता है और सीख जाता है। तीसरी चीज, जो भी कॉन्सेप्ट्स उसने सीखे हुए हैं, उन सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन करता है, अनुप्रयोग करके देखता है अपनी डेली लाइफ सिचुएशंस में। चौथा,
जो भी सीखना होता है या फिर क्लास में जो एजुकेशन दी जाती है वो किस तरीके की होनी चाहिए। अगर हमको बच्चे को अनुभवात्मक अधिगम करवाना है या फिर अनुभवात्मक अधिगम देना है तो उसके लिए किस तरीके की अप्रोच अपनानी चाहिए। पहली चीज लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। जो फोकस है वो बच्चों पे होना चाहिए, ना कि फोकस टीचर के ऊपर होना चाहिए। मतलब टीचर अपने आप को सेंटर में रख करके हर एक चीज बता रही है, हर एक चीज एक्सप्लेन कर रही है। टीचर का काम क्या है कि वो हर एक चीज को बच्चे को केंद्र में रख करके एक्सप्लेन करे, समझाए कि बच्चे को समझ में आ रहा है तब इस एक्टिविटी का यूज कर रहे हैं, बच्चे को पसंद है, बच्चे का इंटरेस्ट है तब इस मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं। मतलब हर चीज की जो चॉइस है या फिर हर चीज को जो चूज करेगी वो किस आधार पर होना चाहिए, बच्चों के आधार पर होना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करें, रचनावादी दृष्टिकोण की बात करें, तो इसके बारे में बात किसने की थी, इसके बारे में पियाजे ने बात की थी या और वाइगोत्स्की ने बात की थी। लेकिन अगर पर्टिकुलरली पियाजे की बात करें तो इन्होंने ही कहा था कि बच्चा जो है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। इन्होंने कहा था कि बच्चा क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है। वो खुद से अपने आसपास की दुनिया का एक्सप्लोर करता है और एक्सप्लोर करने के बाद खुद से ही ज्ञान का निर्माण करता है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसमें क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अपनाना चाहिए। मतलब कि बच्चे खुद से एक्टिवली इंगेज हों, अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा सीखें और खुद से ही ज्ञान का निर्माण करें, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करें। फोर्थ चीज क्या आती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कि जो बच्चे को सिखाना है या बच्चे को जो अधिगम की प्रक्रिया करवाई जाती है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड चीजें करवाएं। मतलब कि समस्या समाधान आधारित चीजें करवाएं, उनको सिचुएशंस दें, उनको ऐसी एक्टिविटीज दें जिसमें कि उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़े, उसमें ज्यादा से ज्यादा वो क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो सके, क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज की जा सके। तो इन सब चीजों के ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग आधारित चीजें बच्चों को करवानी चाहिए। क्योंकि जब बच्चा खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, तो उसको खुद ना खुद कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, उस अनुभव से वो खुद ही उस चीज को सीख जाएगा। जो अधिगम है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कहा गया है, जो अधिगम है वो किस प्रकार का होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए और इंटीग्रेटेड होना चाहिए। मतलब कि बच्चे का सर्वांगीण विकास सोच से जो सिखाना है या फिर जो सीखना है वो इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, शारीरिक विकास भी हो, संज्ञानात्मक विकास भी हो, मेंटल डेवलपमेंट भी हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो। ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज पढ़ाओ तो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज क्या, जो कुछ भी वो सीख रहे हैं वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। मतलब कि आप उनको जब सिखाओ तो उनको ये ना बताओ कि ये सोशल साइंस है, ये साइंस है, ये ईवीएस है। उनको एक कंबाइंड नॉलेज दो कि उनको अगर कोई चीज सीख रहे हैं, वो जान रहे हैं, तो उनको बाद में पता चले कि अच्छा ये तो सोशल साइंस का टॉपिक था, मैंने तो ऐसे ही सीख लिया। अच्छा ये तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट था, मैंने तो ऐसे ही सीख लिया। तो ये सब कुछ तरीके से आप को टीचिंग मेथड्स आना चाहिए, टीचिंग मेथडोलॉजीज आनी चाहिए, टीचिंग टेक्निक्स आनी चाहिए, जिससे कि आप इंटीग्रेटेड रूप से या फिर एकीकृत रूप से सारे सब्जेक्ट को कंबाइन करके बच्चे को सिखा सको, जिससे कि वो खुद से ही ज्ञान का निर्माण अपने अनुभव के द्वारा कर पाए। तो ये सब कुछ की फीचर्स थे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के, अनुभवात्मक अधिगम के, जिसके आधार पर बच्चे को अधिगम की प्रक्रिया करवानी चाहिए। अब देख लेते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में किस तरीके से एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाई जा सकती है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी एक्टिविटी करवा करके हम बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे सकते हैं, मतलब कि अनुभव के आधार पर उसको सिखा सकते हैं। सबसे पहले विज्ञान। अगर बच्चे को साइंस पढ़ाना हो और साइंस पढ़ाने के लिए किसी एक्टिविटी का यूज करना हो कि जिससे बच्चे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, उससे एक्सपीरियंस लें, अनुभव सीखें और उस अनुभव के द्वारा बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है वो सक्सेसफुली हो जाए, तो साइंस में वो कौन सी एक्टिविटी है जिसके द्वारा बच्चे को अनुभवात्मक अधिगम दिया जा सकता है, तो वो है लैब एक्सपेरिमेंट्स करवा करके या फिर गार्डनिंग का काम करवा के या फिर प्लांट्स ग्रो वगैरह करवा करके देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए साइंस में आपका एक टॉपिक आता है जो स्टेट ऑफ मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर है। अब इसको हम बर्फ या फिर आइस का यूज करके जो तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड लिक्विड गैस या फिर वाटर का यूज करके जो तीनों स्टेट्स हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, वो तीनों चीज समझा सकते हैं। तो अब बच्चा आप उससे बोलिए कि आप वाटर लीजिए, वाटर के बाद उसको आइस के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, आइस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको हीट करके देखिए
और हीट करने के बाद वापस से उसको कंडेंस करके देखिए कि किस तरीके के फॉर्म में वो हमको मिलता है। तो इसके थ्रू बच्चा एक्टिविटी करेगा, तो एक्टिविटी के द्वारा, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा खुद से उसको एक्सपीरियंस होगा, और इस एक्सपीरियंस के द्वारा कुछ ना कुछ वो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, उस पर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करेगा, जिससे कि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए जो प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझाना हो, तो फिर उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लांट्स ग्रो वगैरह करवा के, या फिर स्कूल में गुड़हल का या हिबिस्कस का कोई भी फ्लावर मंगा करके और उनको सामने से दिखा करके और उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर समझा सकते हैं। और समझाने के बाद कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड या फिर इसी पूरे जैसा इसका फंक्शन है या फिर जिस तरीके की ये दिखने में है, वैसे ही कितने फ्लावर्स आप अपने आसपास और देखे हैं, और अगर आपके आसपास ऐसा कोई फ्लावर है तो कल आप स्कूल में ला करके इसको एक्सप्लेन करके दिखाइए। तो इन सब चीजों के थ्रू बच्चा क्या करेगा, उस एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और उसके द्वारा उसको एक्सपीरियंस होगा और उस एक्सपीरियंस से वो सीख जाएगा। अगर मैथ्स में पढ़ाना है तो कौन सी एक्टिविटी करवा करके समझा सकते हैं, बच्चे को आप 300-400 रुपए दीजिए, हर एक बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट करिए, उसके बाद हर एक बच्चे से कहिए इस 200 रुपए का आप एक बजट प्रिपेयर करिए कि आपको जिन जिन चीजों की जरूरत है आप साल भर में इस 200 रुपए को किस तरीके से यूज करोगे। तो बजट मेकिंग करवा करके आप बच्चे को मैथ्स के कॉन्सेप्ट से इजीली समझा सकते हैं, या फिर शॉपिंग रोल प्ले करवा करके करवा सकते हैं। एक बच्चे को शॉपकीपर बना दीजिए, एक बच्चे को कंज्यूमर बना दीजिए, कस्टमर बना दीजिए, तो दोनों क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे, जिसके थ्रू उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मतलब एक्सपीरियंस के द्वारा बच्चे ने मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को इजीली सीख लिया। अगर ईवीएस का कोई कॉन्सेप्ट समझाना हो, पर्यावरण अध्ययन की कोई चीज समझानी हो, उसके लिए नेचर वॉक करवा सकते हैं। आसपास का कोई प्लेग्राउंड है या फिर कोई बढ़िया सा पार्क टाइप का है जिसमें अच्छे अच्छे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, तो इन सब चीजों के थ्रू नेचर वॉक करवाइए, आप वहां पर लेकर के जाइए बच्चों को। बच्चे जब अलग अलग चीजें देखेंगे तो फिर उनका कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर होता जाएगा। बच्चे से ऑब्जर्वेशन डायरी बनवाने के लिए कहिए, उनसे कहिए कि आप अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं, जो भी चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं और आपको लगता है, जिज्ञासा उठती है कि ये चीज कैसे हो सकती है या फिर यहाँ पर इस तरीके की कोई फिनोमेना हुआ है, तो आप एक डायरी बनाइए, उसमें जो भी चीजें आपको क्यूरियोसिटी जैसी लगती है या फिर आपको एनकरेज करती है कि ये कैसे है, आपके अंदर क्वेश्चंस क्रिएट करती है, तो आप उसको अपनी डायरी में नोट करिए। तो इसके थ्रू उनको ईवीएस के कॉन्सेप्ट्स को समझाया और पढ़ाया जा सकता है। अगर भाषा सिखानी है, लैंग्वेज सिखाना है, उसके लिए रोल प्ले करवा सकते हैं, या फिर किसी बच्चे से कह दीजिए पहले आप स्टोरी सुनाइए, स्टोरी सुनाने के बाद कहिए जिन बच्चों को स्टोरी समझ में आई है वो आ करके यहाँ पर एक्सप्लेन करें। या फिर आपको जो जो स्टोरीज इस कॉन्सेप्ट से या फिर इन इन चीजों से रिलेटेड आती हो, मान लीजिए आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है क्लास में, कोई टॉपिक पढ़ाना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो की टर्म्स हैं वो बच्चों को बताइए और फिर कहिए कि इससे रिलेटेड आपके पास अगर कोई स्टोरी है तो आप आकर के यहाँ पे सुना सकते हैं। तो इस स्टोरी टेलिंग से क्या होगा, वो एक्टिवली उस एक्टिविटी में इंगेज हो रहे हैं, इंगेज होने से उनको एक्सपीरियंस होगा, वो चीजें सीखेंगे, जिससे कि अपने आप ही उनकी अधिगम की प्रक्रिया आसानी से या फिर सक्सेसफुली हो जाएगी। आर्ट में क्या करवा सकते हैं, मॉडल मेकिंग करवा सकते हैं, क्ले मॉडलिंग या फिर चार्ट का मॉडल वगैरह बनाना हो, या फिर किसी पर्टिकुलर जो आसपास की साइंस में कोई चीज चल रही हो उससे रिलेटेड आप कोई मॉडल बनाने के लिए कह दीजिए, या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवा करके आर्ट में एक्टिविटीज कराई जा सकती हैं जो उनको एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करेंगी। तो ये आपका था कि सब्जेक्ट में किन किन एक्टिविटीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कोल्ब का जो लर्निंग साइकिल थे उसको थोड़ा रफली ऐसे नॉर्मली समझ लेते हैं। अब जब मैंने आपको कोल्ब मॉडल पढ़ाया था, डेविड का कोल्ब मॉडल पढ़ाया था, तब मैंने आपको पूरा डीप में पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाया था। इसमें बस नॉर्मली हम ऊपर से समझ लेंगे कि इन्होंने अपने इस स्टाइल में या फिर इस साइकिल में किस चीज के बारे में बात की है। जो इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल दी है उसमें उन्होंने किन 4 टर्म्स का यूज किया है। इन्होंने सबसे पहले कहा है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के बारे में, मूर्त अनुभवों के बारे में। मतलब कि कोल्ब का मानना था कि बच्चे का जो सीखने की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, मूर्त अनुभवों के द्वारा होती है। जब वो किसी एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, तब उससे जो उसको अनुभव होते हैं उस अनुभव के द्वारा बच्चा सीखता है। और उन जितने भी उसने मूर्त अनुभव लिए उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके जो भी चीजें उसने सीखी, जो भी उसको एक्सपीरियंसेस हुए,
उन एक्सपीरियंसेस के ऊपर अब वो चिंतन करेगा, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करेगा, चिंतनशील अवलोकन करेगा। जो जो कॉन्सेप्ट्स उसने सीखे हैं या फिर जो जो चीजों का उसको एक्सपीरियंस हुआ है, जिन जिन कॉन्सेप्ट्स का, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वो क्या करेगा, चिंतन करेगा, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करेगा, अवलोकन करके देखेगा। उस चिंतनशील अवलोकन से जो भी चीजें वो सीखेगा वो किस चीज में आएंगी, आउटपुट क्या निकलेगा कि उसको कोई नया कॉन्सेप्ट, नई थ्योरी या फिर कोई नया चीज है जो कि वो क्या करेगा, कोई नया कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कवर कर लेगा। नए कॉन्सेप्ट की डिस्कवरी कैसे होती है, जब सीखी हुई चीज पर चिंतन किया जाता है। मूर्त अनुभव के द्वारा जब कोई चीज सीखी गई है, उस मूर्त अनुभव की गई चीज का जब चिंतन किया जाता है, जो चिंतन के फलस्वरूप क्या होता है कि रिजल्ट निकलता है कि किसी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का वो निर्माण कर देता है, किसी अमूर्त संप्रत्यय को डिस्कवर कर देता है। और उस अमूर्त संप्रत्यय को जो भी उसने डिस्कवर किया है, इसका मतलब क्या है कि उससे रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल था, जो भी कॉन्सेप्ट था, उसको 100% समझ में आ गया है। उसकी जो भी प्रक्रिया है, जो भी चीजें हैं, वो उसको प्रॉपरली समझ रहा है। उससे रिलेटेड कोई भी चीज अगर उसकी लाइफ में आती है तो वो उसको आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मतलब कि लास्ट चीज क्या होती है, जो भी चीजें उसने सीखी हैं मूर्त अनुभवों के द्वारा, चिंतन करके या फिर कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करके अमूर्त चीजों का, तो वो सारी चीजों पे क्या करता है, एक्टिवली एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करता है। मतलब उसका प्रयोग करके देखता है कि ये चीज कितनी सही है या फिर कितनी गलत है। और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि ये जो लर्निंग साइकिल है, इसमें जितनी बार इस प्रोसेस को रिपीट करता जाएगा, उतनी डीप नॉलेज उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर टॉपिक में होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मूर्त अनुभव के द्वारा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अलग अलग गतिविधियों में बच्चा सीखता है, एक्सपीरियंसेस लेता है, उन एक्सपीरियंसेस के ऊपर वो चिंतन करता है, अवलोकन करता है। चिंतनशील अवलोकन के द्वारा कोई अमूर्त कॉन्सेप्ट उसके माइंड में अपने आप ही आ जाता है। अमूर्त कॉन्सेप्ट आने का मतलब क्या हुआ, उसने अलग अलग चीजों पर उसने विचार किया, अलग अलग चीजों पर विचार करने के बाद उसको उसने कंबाइंड किया और कंबाइन करके किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर पहुंचा। मतलब किसी एक नई थ्योरी का उसने निर्माण कर लिया। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन या फिर अमूर्त संप्रत्यय इसके द्वारा, चिंतनशील अवलोकन के द्वारा होता है। और जब किसी कॉन्सेप्ट को, किसी प्रिंसिपल को या फिर किसी चीज को बहुत अच्छे से समझ चुका है, तो इसका मतलब अब वो अपनी रियल लाइफ या डेली लाइफ एक्टिविटीज में, डेली लाइफ सिचुएशंस में उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके देख सकता है। इसके अलावा कोल्ब ने 4 तरीके की लर्निंग स्टाइल्स भी बता करके रखी हैं। एक इन्होंने बताया है डाइवर्जिंग स्टाइल, एक बताया है एसिमुलेटिंग स्टाइल, एक बताया है कन्वर्जिंग स्टाइल, और एक बताया है आपका लास्ट में एकोमोडेटिंग स्टाइल। इसको हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने लास्ट क्लास में, जब आपका कॉल्ब थ्योरी पढ़ाई हुई है, तो आप वहां पर अच्छी तरीके से जाकर के समझ सकते हैं। अब इन स्टाइल्स के ऊपर जो केवीएस क्वेश्चन पूछेगा, वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, इन सब स्टाइल में से कौन सी स्टाइल ऐसी है जिसमें कि एक्टिवली एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है, तो वो आता है एकोमोडेटिंग स्टाइल। ये स्टाइल ऐसी होती है जिसमें कि बच्चा हैंड ऑन एक्टिविटी करके, खुद से ही एक्टिविटी करके सीखता है। मतलब किसी भी एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके एक्सपेरिमेंट करना कौन सी स्टाइल में आता है, एकोमोडेटिंग स्टाइल में आता है। तो ये 4 तरीके की स्टाइल इन्होंने अनुभवात्मक अधिगम में डेविड कोल्ब ने बताई थी। अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनका यूज किया जाता है अनुभवात्मक अधिगम देने के लिए या फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग देने के लिए। किन किन सिद्धांतों का यूज किया जाता है। सबसे पहली जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो प्रोसेस बेस्ड होती है, मतलब कि प्रक्रिया आधारित होती है। प्रक्रिया आधारित होती है। पहले बच्चा एक्टिविटी करता है, उस एक्टिविटी में इंगेज होता है, एक्टिविटी में इंगेज होने के बाद एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस के बाद उस पर चिंतन करता है और फिर सीखता है। और जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे, ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता था, प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जाती थी। प्रोडक्ट बेस्ड मतलब टीचर आया, टीचर ने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, उसके बाद उसको मेमोराइज करवाया गया या फिर रोट लर्निंग करवाई गई। रोट लर्निंग के बाद डायरेक्ट क्या किया गया, उसका टेस्ट ले लिया गया।
अब अगर रट लिया उसने वो चीज, रोट लर्निंग कर ली, तो फिर उसको अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए, मतलब कि उसको वो चीज सीख गई या फिर उसको समझ में आ गया। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बच्चे को लो ग्रेड पर माना जाता था। और इन अनुभवात्मक अधिगम की बात करें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, तो उसमें कहा गया है कि आप ऐसी एक्टिविटीज कराइए जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व हो, खुद पार्टिसिपेट करे, पार्टिसिपेट करने के बाद उससे रिलेटेड उसको एक्सपीरियंस हो, उस पर चिंतन करे और वो फाइनली फिर चीजों को सीखे। मतलब सीखने की प्रक्रिया इसमें प्रोसेस बेस्ड होती है और इसमें प्रोडक्ट बेस्ड या फिर रिजल्ट बेस्ड होती है। दूसरा क्या है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे, जो ट्रेडिशनल लर्निंग करवाई जाती थी, उसमें बच्चे को पैसिव लिसनर की तरह देखा जाता था। मतलब कि वो निष्क्रिय रूप से जो भी टीचर लेक्चर दे रहा है या फिर जो भी टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, उसको वो निष्क्रिय रूप से बैठ करके बस केवल सुनता था। लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बच्चे का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है। जब टीचर किसी कॉन्सेप्ट को बता रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो, उस टाइम में बच्चा बीच में क्वेश्चन कर सकता है। बच्चे को बीच बीच में उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सप्लेन करने के लिए या फिर उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे पूछे जाए। इन सब चीज़ों के थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के द्वारा जो लर्निंग की प्रोसेस है वो करवाई जाती है। जो थर्ड है आपका, वो लर्निंग है, वो कब सार्थक मानी जाती है, जब बच्चा लर्निंग को सार्थक माने। मतलब कि वो क्लास में बैठा हुआ है, उसको समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में ये होता था। लेकिन जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, अनुभवात्मक अधिगम है, इसमें क्या किया जाता है कि बच्चा जब खुद से किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, तो खुद से पार्टिसिपेट करने की वजह से वो क्या करता है, उन सब चीज़ों को सार्थक समझता है। सार्थक समझने की वजह से, अब ये बात यहाँ पे आपकी आ गई मोटिवेशन वाली। जब बच्चा इंटरनल मोटिवेशन से सीखता है, तो इंटरनल मोटिवेशन के फलस्वरूप चीजों को वो सार्थक समझता है, मीनिंगफुल समझता है, तो खुद ही उसका एक्सपीरियंस लेकर के खुद ही समझ जाता है, सीख जाता है। लेकिन पहले के टाइम में अप्रोच क्या होते थे कि एक्सटर्नल मोटिवेशन दिए जाते थे कि अगर आप फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, थर्ड आ गए तो आपको ये प्राइज मिलेगा। मतलब रिवार्ड और पनिशमेंट, इन चीजों के थ्रू बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाता था या फिर लर्निंग की प्रोसेस कराने के लिए मोटिवेट किया जाता था। एक चीज यहाँ पर और है कि जो इवैल्यूएशन होता था, जो मूल्यांकन किया जाता था पहले के टाइम में ट्रेडिशनल मेथड्स में, उसमें मूल्यांकन का तरीका कैसे होता था, टेस्ट बेस्ड होता था। जो भी चीजें सिखाई गई हैं वो रोड मेमोराइजेशन करा करके और डायरेक्ट उसका टेस्ट ले लिया जाता था। उसी के आधार पर बच्चे की परफॉर्मेंस बता दी जाती थी कि आप पढ़ने में अच्छे हो या फिर खराब हो। लेकिन जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, अनुभवात्मक अधिगम होता है, उसमें जो इवैल्यूएशन का मेथड होता है, मूल्यांकन का तरीका होता है, वो किस तरीके का होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। मतलब कि एक्टिविटी में बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके आधार पर बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। चौथी चीज, चौथा प्रिंसिपल क्या है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, कि बच्चा जो सीखता है वो चिंतन करके सीखता है, क्रिटिकल थिंकिंग करके सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करके सीखता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन के द्वारा सीखता है और फीडबैक के द्वारा सीखता है, मतलब कि प्रतिपुष्टि के द्वारा। जब बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी के दौरान ही जो चीज सही है या फिर जो चीज उसमें बच्चा ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है, उसी में उसको फीडबैक तुरंत दे दिया जाता है, जिससे कि वो तुरंत ही अपनी जो भी एरर है उसको सही कर ले। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनका यूज किया जाता है अनुभवात्मक अधिगम देने के टाइम पर। अब देख लेते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग में एनईपी 2020 का किस तरीके से, एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005, इन दोनों में किस तरीके से अनुभवात्मक अधिगम का यूज किया गया है। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020, इनके की टर्म्स क्या हैं। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 में आया था, उसमें कहा गया है कि बच्चों का जो सिखाना है, जो अधिगम की प्रक्रिया है, वो ज्यादा से ज्यादा गतिविधि आधारित करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों को जब एक्टिविटीज करा करके कोई चीज सिखाई जाती है तो उनको चीजें ज्यादा समझ में आती है, वो ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। दूसरी कौन सी बात की गई है एनसीएफ 2005 में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, मतलब कि छात्र केंद्रित शिक्षा देने की बात की गई है। छात्र केंद्रित शिक्षा देने की बात की गई है, मतलब कि जो गतिविधि आधारित और छात्र केंद्रित, ये दोनों ही चीजें किसकी बातें कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि गतिविधि अगर
एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को सिखाया जाएगा, तब भी उससे उनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, उस अनुभव से बच्चा सीखेगा। अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दिया जाएगा, बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके जो टीचिंग मेथडोलॉजीज वगैरह है उनका यूज किया जाएगा, तो उससे भी बच्चे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करेंगे या फिर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करेंगे, चिंतनशील बनेंगे, जिससे कि ये अनुभवात्मक अधिगम को प्रमोट कर रहा है। मतलब कि एनसीएफ 2005 में जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है, उसका मतलब है कि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ही बात की जा रही है। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि जो सिखाना है वो किस तरीके का होना चाहिए। पहली चीज, अनुभवात्मक अधिगम कराना चाहिए। दूसरा, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से हो, जॉयफुल लर्निंग बच्चे करें। बच्चे जब कोई चीज सीख रहे हो तो किसी प्रेशर में, किसी दबाव में नहीं, इंटरेस्ट के साथ वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखें। और कहा गया है जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करके पढ़ाएं, मतलब कि एकीकृत करके पढ़ाया जाए। तो ये सब किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनईपी 2020 में, कहा गया है कि जब बच्चे अर्ली स्टेज में हो, जब प्राइमरी स्कूल में या फिर अपर प्राइमरी की क्लासेस उनकी चल रही हो, उसी टाइम पे उनको इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, आर्ट और वोकेशनल एक्टिविटीज करवानी चाहिए, जिससे कि अर्ली स्टेज में ही वो ये सारी स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लें और कल को उनको करियर और किसी भी चीज में दिक्कत ना हो, अर्निंग की इश्यूज ना आए। इसके अलावा जो 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजों पर भी जोर दिया गया है। और ये सब चीजें किसकी बात कर रही हैं? एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। क्योंकि क्रिएटिविटी पर्सनल इंटरेस्ट की चीज हो गई, इससे बच्चा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, उससे सीखेगा। जब सहयोगात्मक अधिगम कराया जाएगा तो सहयोगात्मक अधिगम से बच्चे को एक्सपीरियंस होगा, बच्चा उसमें कुछ ना कुछ उसकी थिंकिंग चलेगी, उसके थ्रू बच्चा सीखेगा। और क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग ही करवाई जा रही है। तो इस तरीके से एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इन्वॉल्व या फिर इंक्लूड किया गया है। अगर इवैल्यूएशन या असेसमेंट की बात करें कि बच्चे का मूल्यांकन किस तरीके से करना चाहिए, तो पहली चीज, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, अनुभवात्मक अधिगम होता है, उसमें दो तरीके से बच्चे का असेसमेंट या फिर आकलन किया जाता है। पहला क्या होता है? जो भी उनको फीडबैक दिया जाता है या फिर जो भी उनको उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर कोई चीज बताई जाती है, वो आपका फॉर्मेटिव, मतलब कि रचनात्मक रूप से उनका आकलन करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए। जब कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसी टाइम पे उनको फीडबैक दे दो, उसी टाइम पे क्वेश्चन आंसर करके समझ जाओ कि बच्चे को क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। और दूसरा किस तरीके से असेसमेंट? परफॉर्मेंस के बेस पर उनका असेसमेंट या फिर आकलन किया जा सकता है, मतलब कि पोर्टफोलियो के थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर प्रेजेंटेशन के थ्रू, इन तीनों चीजों के थ्रू बच्चे के परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया जा सकता है। तो ये कुछ दो तरीके के असेसमेंट है जिनका यूज किया जाता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बच्चों का असेसमेंट करने के लिए। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस आते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, जैसे कि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन हर एक पीरियड हर एक स्कूल में लिमिटेड होता है, 30 मिनट का, 40 मिनट का। उतनी ही देर में सब्जेक्ट और सिलेबस भी कंप्लीट कराना, ऊपर से बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से मेथड्स और इस जो स्ट्रेटजीज है उनका यूज करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस आते हैं अनुभवात्मक अधिगम को देने के समय। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि टीचर है, अब हर एक टीचर इस तरीके से प्रिपेयर नहीं होता या फिर इतना ज्यादा स्किलफुल नहीं होता है कि वो बच्चे के अनुभव के हिसाब से या फिर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हर चीज को पढ़ाए। तो इस वजह से टीचर ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा अच्छे से टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को सिखाने और पढ़ाने के लिए, उतना अच्छा वो अनुभवात्मक अधिगम बच्चों को दे पाएंगे। मतलब कि बच्चे अनुभव के आधार पर या फिर थिंकिंग के आधार पर, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या फिर चिंतन के आधार पर सीख पाए, इसको प्रमोट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके अनुभवात्मक अधिगम में थी और ये आपका फाइनली कंप्लीट हो गया। तो आपका जो एफएलएन था, ऑलमोस्ट जो आपकी सेकेंड यूनिट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट क्लास में आपको एफएलएन पढ़ाया था, आज की क्लास में एक्सपीरियंशियल लर्निंग ये भी आपका हो चुका है। यूनिट प्लान वगैरह जो है, यूनिट प्लान, एनुअल प्लान, ईयर प्लान, ये भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपका कंप्लीट हो गया है। तो कल इसी का एक और नया टॉपिक सेकेंड यूनिट का ही है। 2-3 टॉपिक आपके मुश्किल से और बचे होंगे, मुश्किल से 2-3 टॉपिक और बचे होंगे सेकेंड यूनिट में, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।